मिस बीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 14 दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द इंटरचेंज ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किसी भी रिएक्शन में केमिकल रिएक्शन की वजह से अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के थ्रू एक केमिकल रिएक्शन हो रहा हो तो उनके इंटरचेंज को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। एक्चुअली रेडॉक्स रिएक्शंस की वजह से ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट हो रही होती है। यूजुअली जो मतलब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में रिएक्शंस होते हैं वो रेडॉक्स रिएक्शंस होते हैं। रेडॉक्स रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस विच इन्वॉल्व इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई एक भी स्पीशी इलेक्ट्रॉन डोनेट या गेन कर रही है, एक डोनेट करेगी तो दूसरी स्पीशी उसको गेन करेगी, तो इस तरीके के रिएक्शंस को हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। और ऐसे रिएक्शंस में जो स्पीशी इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी वो खुद क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी और सामने वाले को रिड्यूस कर रही है, इस वजह से हम उसे कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। और जो स्पीशी गेन करेगी इलेक्ट्रॉन को वो खुद रिड्यूस हो जाएगी और जो स्पीशी रिड्यूस होगी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज कर रही है, इस वजह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगी। तो ये कंफ्यूजिंग टर्म्स होती हैं जो आपको याद कर लेनी है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन की कुछ डेफिनेशंस है, यहाँ पर 6 टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस मैंने यहाँ पर लिखी है, तो आप ये यहाँ से याद कर लें कि ऑक्सीडेशन जो है रिडक्शन एक दूसरे का वाइस वर्सा है, तो एक को समझ लें दूसरा खुद भी याद हो जाएगा आपको। ऑक्सीडेशन इज द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी कंपाउंड में ऑक्सीजन अगर ऐड हो जाए या फिर हाइड्रोजन रिमूव हो जाए या इलेक्ट्रॉन का लूज हो या फिर पॉजिटिव चार्ज जो है उसमें इंक्रीज आ जाए, ये सारी ऑक्सीडेशन कहलाती हैं। अगर नेगेटिव चार्ज कम हो जाए या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो इंक्रीज हो जाए तो ये ऑक्सीडेशन होती है। तो उसका ऑपोजिट हम ले लेंगे रिडक्शन। किसी एलिमेंट कोई भी कंपाउंड है उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी, रिमूव हो रही होगी उसमें से, तो वो रिडक्शन कहलाएगी। इस तरीके से इसकी 5 डेफिनेशन इसके ऑपोजिट हो गई। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हुए ये याद रखा करें, ऑक्सीडेशन नंबर एक तरह का अपेरेंट चार्ज होती है। एक कंपाउंड पर, हर एलिमेंट के ऊपर हम एक अपेरेंट चार्ज देते हैं जो उसकी एक्चुअल चार्ज नहीं होती, बस अपेरेंटली हम उस पर चार्ज देते हैं। और इसमें भी कुछ रूल्स होते हैं कि जो एलिमेंट अपनी फ्री स्टेट में है, जैसे पोटाशियम अपनी फ्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, क्लोरीन गैस है उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, इस तरीके से होता है। ऑक्सीजन का हमेशा हम -2 रखेंगे, लेकिन सिवाय कुछ ऑक्साइड्स के, जैसे पर ऑक्साइड में -1, सुपर में -1/2 और ऑक्सीफ्लोराइड में इसका +2 ऑक्सीडेशन नंबर रखा जाएगा। फर्स्ट ए एलिमेंट का कोई ग्रुप होगा तो उसका +1 ऑक्सीडेशन नंबर रखा जाएगा और सेकेंड ए ग्रुप का होगा तो +2 और फ्लोरीन का हमेशा -1। ये रूल्स याद करके हम जो है किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। जैसे कि सल्फर का हम निकालना चाह रहे हैं Na2S2O3 में, तो याद रखें पहले इसको तोड़ देना है। कितने एलिमेंट्स हैं उसमें, 2Na है और प्लस 2 सल्फर हैं प्लस 3 ऑक्सीजन है। अब फाइंड किसका करना है, सल्फर का। तो हमें पता है कि सोडियम फर्स्ट ए ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर रखा जाएगा वो +1 रखा जाएगा। +1 × 2 +2। और अच्छा, ये ओवरऑल न्यूट्रल इक्वल हो, 0 के इक्वल होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई भी ओवरऑल चार्ज नहीं है, तो ये 0 के इक्वल ले लेंगे। अब 2 सल्फर ही रहेगा क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है। 3 ऑक्सीजन है तो 3 और -2 रख लेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, और -2 मल्टीप्लाई होकर -6 आंसर आ जाएगा। ठीक, 2S प्लस, अब +2 - 6 इज इक्वल्स टू -4 प्लस का 2S इज इक्वल्स टू 0। ये -4 दूसरी साइड जाके +4 हो जाएगा और 2 सल्फर है, हमें सल्फर का फाइंड आउट करना है, तो ये +4 डिवाइडेड बाय 2 सॉरी, सो इट विल बी +2। आंसर इज +2। इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ पर भी सिमिलर मेथड से हम मैंगनीज का निकाल सकते हैं। याद रखना कि यहाँ पर = के बाद 0 नहीं -1 लगेगा, तो आप सिमिलर मेथड से इसका भी निकाल सकते हैं और थोड़ी बहुत आप प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा इसकी फर्दर। एक ऐसा सेल जिसके अंदर रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा हो और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा हो या फिर केमिकल रिएक्शन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही हो, ऐसे सेल को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। इस सेल के अंदर इलेक्ट्रोड्स डिप हुए होते हैं किसी न किसी सॉल्यूशन में, जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये 2 तरह का होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल या फिर गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक सेल को हम वोल्टेक सेल भी कहते हैं। अगर सेल में इलेक्ट्रिसिटी की वजह से रिएक्शन हो रहा है तो फिर उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब देखिए रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है, यानी खुद ब खुद नहीं हो सकता था, इस वजह से ये जो रिएक्शन होगा वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। जो गैल्वानिक या वोल्टेक सेल होता है उसमें इलेक्ट्रिक करंट यूज होता है केमिकल रिएक्शन की वजह से, यानी वो केमिकल रिएक्शन खुद ब खुद हो रहा था, स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा था। तो गैल्वानिक वोल्टेक सेल में स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इलेक्ट्रिक सेल में कैथोड जो होता है उसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्ट किया जाता है और एनोड को पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी से। इसके ऑपोजिट हम गैल्वानिक सेल का ले लेंगे। लेकिन याद रखना में एक चीज है कि कोई सा सेल हो, कैथोड भी हमेशा रेडक्शन होती है और एनोड भी हमेशा
ऑक्सीडेशन, बात याद रखनी है। इलेक्ट्रिक सेल होता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस होती है और एक ही तरह का सेल यूज हुआ होता है, लेकिन गैल्वानिक सेल में दो हाफ सेल होते हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा और एलाबोरेट करूंगी इसको, लेकिन अब इसके एग्जांपल्स भी याद कर लें कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की एग्जांपल डाउन सेल एंड नेल्सन सेल है, जबकि गैल्वानिक सेल की एग्जांपल डैनियल सेल है। अब देखें, थोड़ा गैल्वानिक सेल के ऊपर हम जाते हैं। वैसे ये कोर्स में इतना डीप में दिया हुआ तो नहीं है, लेकिन कंसेप्ट एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ये देखें, दो हाफ सेल लिए जाते हैं और उनको सर्किट से कनेक्ट किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट से कनेक्ट किया जाता है। अब यहाँ पर इलेक्ट्रोड डिप हुआ हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर दूसरा इलेक्ट्रोड डिप हुआ हुआ है। याद रखें ये लेफ्ट साइड है, लेफ्ट साइड के लिए आप ये शॉर्ट हैंड मेथड याद कर लें, लोन लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इसके ऑपोजिट हम राइट हैंड साइड को ले लेंगे कि लेफ्ट पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगी और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड पर होगी और एनोड हमेशा नेगेटिव होगा। इसका ऑपोजिट हम ले लेंगे राइट हैंड साइड के लिए। ठीक, ऐसा होता है कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही होती है स्पॉन्टेनियसली। ऑक्सीडेशन के नतीजे में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जमा हो रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन जो जमा होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं। जब ट्रैवल करके यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर भी एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रहा होता है रिडक्शन का। तो रिडक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन की कमी होती है यहाँ पर वैसे भी। तो इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ से आते हुए नज़र आते हैं तो यहाँ पर जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो जाके यहाँ पर डिपॉजिट होने लगते हैं। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन का और ज़्यादा यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के फ्लो को ये इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है। इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब करंट जो होगा वो इसके ऑपोजिट जाएगा, यानी कैथोड से एनोड की तरफ करंट जाएगा। ये पॉइंट्स आपको याद रखनी है। लेकिन ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जब बहुत ज़्यादा यहाँ से चले जाते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव आयंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाती हैं। अब बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज इन इलेक्ट्रॉन्स को दूर जाने नहीं देती, इस वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के जाने पर समझो कि एक स्टॉप पॉइंट लग जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर भी जब नेगेटिव आयंस ज़्यादा जमा हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन को अब नीचे आने नहीं देंगे। इस तरीके से ये जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था अब दोबारा स्टॉप होने लगता है। इस चीज़ को रोकने के लिए हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं साल्ट ब्रिज। साल्ट ब्रिज एक तरह का यू शेप्ड ट्यूब होती है। ये यू शेप्ड ट्यूब इन्वर्टेड होती है, यहाँ पे इस तरीके से लगाई जाती है। अब इस ट्यूब के अंदर फिल हुआ होता है सोल्यूशन। वो सोल्यूशन जो होता है यूजुअली हम कैसियल सोल्यूशन लेते हैं, लेकिन और भी इनर्ट सोल्यूशन हम ले सकते हैं। इनर्ट का मतलब ये किसी और चीज़ से रिएक्ट नहीं करेंगे। ऐसा होगा कि इनकी जो मोबिलिटी होगी वो इक्वल होगी। जैसे ही पोटाशियम और Cl अलग अलग होंगे तो पोटाशियम पर पॉजिटिव, क्लोरीन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन जा रहे थे, तो यहाँ पर पोटेशियम जो है मूव करके यहाँ पर आ जाएगा और क्लोरीन जो है वो यहाँ पर मूव करके आ जाएगा, क्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा और पोटेशियम जो है वो राइट हैंड साइड पर। तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी और मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन भी प्रिवेंट हो जाएगी। फ्लो ऑफ आयंस जो थे, जो पहले आयंस मूव कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा था उसकी हिंड्रेंस हो रही थी, वो भी अब नहीं होगी। तो साल्ट ब्रिज के ये कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ठीक, अब एक गैल्वानिक सेल को या फिर एक डैनियल सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसे हम कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन। ये एक तरह का शॉर्ट हैंड नोटेशन होता है। अब देखें, यहाँ पर हम हमेशा पहले ऑक्सीडेशन के अबाउट लिखेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जिंक इलेक्ट्रोड था तो जिंक की ऑक्सीडेशन हो रही थी 0 से +2 की तरफ, और कॉपर की रिडक्शन हो रही है। अगर राइट हैंड साइड पर हमने कॉपर लिया हुआ है तो हम रिडक्शन को कैसे लिखेंगे कि पहले +2 लिख लिया, यानी उसकी जो चार्जेस थी वो लिख लिया, अपीयर हो गई। अब ये रिड्यूस होकर 0 पर आ गया है तो पहले ऑक्सीडेशन लिखेंगे फिर रिडक्शन। ये जो हमने फेस बाउंड्री के लिए लगाया हुआ है, तो बीच में ये जो डबल लाइन्स है ये साल्ट ब्रिज को शो कर रही हैं। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। लेफ्ट पर एनोड, राइट हैंड साइड पर हम कैथोड लिखते हैं, और जो आयंस हैं उनके आगे हम एक्वस सॉल्यूशन और उनकी कंसंट्रेशन भी लगा लेंगे, जैसे 1 मोलर वगैरह। सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल जिसको हम ईएमएफ या फिर सेल वोल्टेज भी कहते हैं, ये एक ओवरऑल पोटेंशियल होता है। यानी अगर हम एक इलेक्ट्रोड का हाफ सेल के अंदर इलेक्ट्रोड और उसी के सॉल्यूशन के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल था, वो जो इलेक्ट्रोड था अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का था तो फिर उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का नाम देंगे। यानी और अगर हम राइट हैंड साइड की तरफ इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन का पोटेंशियल मेजर कर रहे हैं तो वो रिडक्शन पोटेंशियल होगा। एक्चुअली इनकी डेफिनेशन इस तरीके से होगी कि एक इलेक्ट्रोड की कैपेसिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन टू लूज इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, और टू गेन इलेक्ट्रॉन की जो पोटेंशियल होगी उसको हम रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। ठीक,
अच्छा, उसके बाद यही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर इन कंडीशंस पर लिया जाए 25 सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1 एटीएम प्रेशर और जो कंसंट्रेशन हम सॉल्यूशन की लें वो 1 मोलर लें, तो फिर ऐसे सॉल्यूशन के ऐसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कहेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब जो वैल्यूज़ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की दी हुई होती हैं वो हम दोनों में बता सकते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बता सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल। लेकिन जो टेबल जहाँ से हम इसको याद करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो टेबल गिवन है वहाँ पर सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। तो अगर आपसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछा जाए तो बस साइन को रिवर्स कर देना है, ठीक। लेकिन हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन होती है वो रिडक्शन पोटेंशियल की होती है और उनको नाम दिया जाता है कि ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, ठीक। ओवरऑल जो सेल पोटेंशियल है उसके लिए फॉर्मूला है EC माइनस EA, यानी कैथोड माइनस एनोड, या फिर ऐसा कह लें। हाँ, एक बात याद रखें यहाँ पर कि हमेशा हमें हमारे पास दो वैल्यूज़ दी जाती हैं, कहा जाता है कि ये कैथोड है एक एनोड है। अब सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करें। कभी कभार क्वेश्चन में बता भी दिया जाता है कि ये कैथोड की वैल्यू ये एनोड की पोटेंशियल है, लेकिन हमें कभी कभार नहीं भी बताया जाता, तो वहाँ उस केस में क्या करेंगे कि जिसकी पोटेंशियल वैल्यू हम ज़्यादा हायर रिडक्शन वैल्यू जो होगी वो कैथोड की होगी और जो लोअर रिडक्शन पोटेंशियल लगे वो एनोड की होगी। फिर आप जस्ट इस फॉर्मूला में पुट करके कैथोड में से एनोड की वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपको पूरी सेल पोटेंशियल की वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। अब जो है कभी कभार ऐसा होता है कि आपसे सिर्फ एक इलेक्ट्रोड की वैल्यू पूछी जाएगी, तो एक सिंगल इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल वैल्यू अगर आपसे पूछी जाए तो वो हम इस फॉर्मूला से फाइंड आउट नहीं कर सकते, उसके लिए हमें दूसरा हाफ सेल भी चाहिए। अब जो दूसरा हाफ सेल हम लेंगे वो किसी स्टैंडर्ड का लेंगे, तो यूजुअली जो स्टैंडर्ड यूज़ किया जाएगा वो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है, वरना मरकरी क्लोराइड जैसे कैलोमल इलेक्ट्रोड होता है और मर्करी को यूज़ किया जाता है। वैसे 3 तरह के इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको रेफरेंस के तौर पर लिया जाता है, लेकिन यूजुअली जो हम लेंगे वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ही स्टैंडर्ड के तौर पर लेंगे और स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 के इक्वल होता है। तो अगर एक की वैल्यू 0 है तो सेल पोटेंशियल जो आएगा उसमें से हम जिसकी फाइंड आउट करनी है वैल्यू वो फाइंड आउट कर सकते हैं आराम से, ठीक। तो याद रखें, इसके थोड़ा कंपोनेंट्स को भी याद कर लीजिएगा। जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है उसमें प्लाटिनम की रोड होती है, डिप हुई होती है 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में, और स्टैंडर्ड कंडीशन पर जो है उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिया जाता है, ठीक। जो रिडक्शन पोटेंशियल एलिमेंट डिफरेंट एलिमेंट्स की जो रिडक्शन पोटेंशियल की सीरीज़ होती है उसे हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ कहते हैं, जिसमें सब्सटेंसेस की रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई होती है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब सबसे बीच में जो एलिमेंट दिया हुआ होता है वो हाइड्रोजन होता है और उसकी जो रिडक्शन पोटेंशियल होती है वो 0 होती है, ठीक। अब इसके ऊपर जो एलिमेंट है अबव हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव गिवन है। नेगेटिव का मतलब ये है कि वो रिडक्शन नहीं करते, वो ऑक्सीडेशन करते हैं, क्योंकि हमने रिडक्शन पोटेंशियल दी हुई है। तो अगर किसी की वैल्यू नेगेटिव है दैट मीन्स वो रिडक्शन करते ही नहीं है, वो ऑक्सीडेशन करते हैं। उनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होती है टू लूज इलेक्ट्रॉन, ठीक। इस वजह से वो एनोड बन सकते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती हो, और वो दूसरे के लिए रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट साबित होते हैं। तो इनमें जो टॉप पर एलिमेंट आता है दैट इज़ लिथियम, तो हम कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग पावर जो है वो लिथियम की है। जबकि हाइड्रोजन की बिलो जितने भी एलिमेंट्स होंगे आप देखेंगे कि उनकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगी वो पॉजिटिव होगी और इनकी स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी होगी टू गैन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिनकी पॉजिटिव हो दैट मीन्स कि वो रिडक्शन करते हैं और सामने वाले के लिए वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। तो सबसे बेहतरीन जो इसके लिए है वो फ्लोरीन एलिमेंट साबित हुआ है। फ्लोरीन एलिमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट साबित होता है और ये कैथोड के तौर पर यूज़ हो सकते हैं जो एलिमेंट बिलो हाइड्रोजन आते हैं। फिर अगर हम 2 या 2 से ज़्यादा गैल्वानिक सेल को कनेक्ट कर लेते हैं सीरीज़ में तो उसे हम कहेंगे बैटरी। बैटरी 2 तरह की होती है, प्राइमरी बैटरी या फिर सेकेंडरी बैटरी। प्राइमरी बैटरी जो होती है उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, जो सॉल्यूशन भरा हुआ होता है, वो एक्चुअली रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट में उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो दोबारा रिवर्सिबल रिएक्शन नहीं होगा। इस वजह से इस तरीके की जो बैटरी होती है वो रिचार्जेबल नहीं होती, वो दोबारा से रिचार्ज नहीं हो सकती। एक दफ़ा इलेक्ट्रोलाइट कंज्यूम होगा तो वो सेल जो होगा वो डेड हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर ड्राई सेल लिया जाता है जो कि लेंज ने सबसे पहले इसको इन्वेंट किया था। ये रिमोट कंट्रोल ट्रांजिस्टर फ्लैश लाइट्स वगैरह इसमें यूज़ होते हैं। एनोड जो होता है वो आउटर जिंक होता है और कैथोड जो होता है वो इनर साइड पर फिल हुआ होता है, वो ग्रेफाइट का होता है। और पेस्ट जो होती है वो डिफरेंट कंपाउंड्स की पेस्ट इसके अंदर भरी हुई होती है। टोटल वोल्टेज 1.5 वोल्ट प्रोड्यूस होता है। ये याद वाली चीज़ें आपको याद करनी है। सेकेंडरी बैटरी जो होगी वो रिचार्जेबल होती है क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है वंस जो यूज़ हो जाए तो रिवर्सिबल रिएक्शन उसके अंदर हो सकता है।
एग्जाम्पल इसकी लेड स्टोरेज बैटरी है, या फिर कार बैटरी। कार बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी होती है जिसमें 6 गैल्वानिक सेल लगे हुए होते हैं, हर किसी की 2 वोल्ट जो होती है वो वोल्टेज होती है। अब एनोड इसमें लेड यूज़ हुआ होता है, और कैथोड जो होता है वो लेड ऑक्साइड से कोटेड हुआ हुआ कैथोड होता है, और जो सॉल्यूशन है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन होता है। उसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजीज और भी हैं, जैसे फ्यूल सेल है। फ्यूल एक तरह का गैल्वानिक सेल ही होता है जिसमें खासतौर पर रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन हो रहा होता है टू प्रोड्यूस वाटर, और एज ए रिज़ल्ट जो एनर्जी रिलीज़ होती है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ की जाती है। इस तरीके से ये रिएक्शन होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल ही है। इसकी जस्ट कंस्ट्रक्शन आप याद कर लीजिएगा कि इसमें कैटलिस्ट प्लाटिनम होता है, इलेक्ट्रोलाइट पोटाशियम हाइड्रोक्साइड होता है, और कहाँ पर हाइड्रोजन एनोड पर कलेक्ट की जाएगी और ऑक्सीजन कैथोड पर कलेक्ट की जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। कोरोजन एक तरह का स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसमें क्या होता है कि जो मेटल होता है उसकी सरफेस ऑक्सीडाइज हो जाएगी। अब जो सरफेस ऑक्सीडाइज होगी तो फिर उस पर हार्मफुल ऑक्साइड्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो लस्टर होती है, जो पहले उसकी चमक होती है वो वैसी नहीं रहती, वो डल मेटल हो जाता है। ठीक, इसको हम कहेंगे कोरोजन। जैसे आयरन का रस्ट हो जाना, आयरन का Fe3+ में कन्वर्ट हो जाना, Fe2+ का 3+ में कन्वर्ट हो जाना, ये कोरोजन कहलाता है, यानी इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब ये एक तरह का इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है क्योंकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। कोरोजन को रोकने के लिए, क्योंकि कोरोजन ज़रूरी होता है, क्योंकि कुछ मेटल जो होते हैं उनकी सरफेस अगर कोरोड हो गई, अब क्या होगा, उनकी जो फर्स्ट सरफेस थी वो कोरोड होने के बाद सेकंड सरफेस, जो इनर सरफेस है, वो कोरोजन करना स्टार्ट कर देगी। इस तरीके से वो मेटल आहिस्ते आहिस्ते ब्रिटल हो जाता है, इसलिए इसको रोकना ज़रूरी होता है। अब रोकने की या तो पेंटिंग कर दें। पेंटिंग से क्या होगा कि ऊपर से एक तरह की कोटिंग आ जाती है, और कोटिंग आ जाने के बाद कोरोजन में डिले आ जाएगा। या तो फिर गैल्वेनाइजिंग किया जाता है। गैल्वेनाइजिंग एक पर्टिकुलरली जिंक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। जिंक की थिन लेयर जो है उसकी कोट कर दी जाती है उस मेटल के ऊपर, क्योंकि जिंक जो होता है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में ऊपर आता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जो भी एलिमेंट ऊपर आते हैं उनकी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव होती है, यानी वो ऑक्सीडेशन करते हैं। तो जिंक की पहले ही ऑक्सीडेशन हो जाएगी, मेटल की ऑक्सीडेशन से पहले जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये फर्दर प्रोटेक्ट करेगा उस मेटल को। ठीक, उसके बाद इलेक्ट्रोप्लेटिंग है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम कहते हैं किसी भी मेटल की दूसरे मेटल पर कोटिंग कर देना। तो ये टिन प्लेटिंग के लिए भी यूजुअली हम यूज़ करते हैं। टिन प्लेटिंग होती है, और भी मेटल्स की दूसरे मेटल पर प्लेटिंग की जाती है ताकि उसको हम फर्दर कोरोजन से रोक सकें। ठीक, अब इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग का फर्दर जो है वो इंटर क्लास के डी ब्लॉक एलिमेंट्स में फर्दर प्रोसीजर के साथ बताया गया कि किस तरीके से इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है। लास्ट में फैराडे के 2 लॉज हैं जो कि 9th की बुक में गिवन है। फर्स्ट लॉ जो है फैराडे का, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, वो ये कहता है कि जब इलेक्ट्रोलाइसिस होगी तो जो वेट डिपॉजिट होगा आके इलेक्ट्रोड पे, वो डिपेंड करता है करंट पर, करंट से डायरेक्टली रिलेट करता है। अगर आप करंट बढ़ाओगे तो जो वेट की डिपोजिशन है वो भी ज़्यादा होगी। दूसरा, टाइम पे भी डिपेंड करता है कि अगर आप टाइम भी बढ़ाओगे तो भी डिपोजिशन ज़्यादा होगी। इस हिसाब से हमारे पास ये एक फॉर्मूला आता है। इससे प्रॉब्लम्स में MCQs वगैरह तो दिए हुए नहीं थे डॉगर ब्रदर्स की बुक में भी, लेकिन ये फॉर्मूला आप ध्यान में रखने। जेड जो है वो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है। सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस इंपॉर्टेंट है क्योंकि डॉगर ब्रदर्स की बुक में इसके बहुत सारे MCQs इसी कंसेप्ट पर बने हुए थे। अब ये जो सेकंड लॉ है वो ये कहता है कि जो वेट डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट पर। जैसे यहाँ पर देखें कि अगर सेम अमाउंट ऑफ करंट पास हो रहा हो, 3 सोल्यूशन हो, सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर सल्फेट और एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो कितना वेट जो है वो डिपॉजिट होगा सिल्वर का, कॉपर का और एल्यूमिनियम का, तो वो इनके इक्विवेलेंट वेट पे डिपेंड करता है। सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट उतना ही होगा जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा, क्योंकि सिल्वर के ऊपर हमेशा +1 चार्ज होगी। इनके चार्जेस से हम डिवाइड कर देंगे। कॉपर सल्फेट की +2 चार्ज होती है, तो इसका मास अगर 63.5 है तो आंसर 31.75 आ जाता है हाफ करने पर। एल्यूमिनियम नाइट्रेट में एल्यूमिनियम जो है उसके ऊपर +3 चार्ज होती है, इस वजह से इसका जो वेट है 107 पॉइंट समथिंग होता है। तो सॉरी, एल्यूमिनियम का वेट 27 होता है। 27 को आप 3 से डिवाइड कर दें, इट विल बी 9 ग्राम्स। तो एल्यूमिनियम का जो वेट डिपॉजिट होगा इट वुड बी 9 ग्राम्स। तो यानी इनका जो डिपोजिशन है कि कितना वेट डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड पर इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद, वो डिपेंड करता है इनके इक्विवेलेंट वेट पर। हाँ, अगर जो करंट है वो इतना ही हो, लेकिन अगर करंट इससे बढ़ाओगे तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिसमें इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू x जो है वो मास ऑफ द मेटल सरफेस है, कि अगर हम 3 ग्राम कॉपर की प्लेट ले रहे हैं इस तरीके से, और चार्ज Q को शो कर रहा है, Q जो है चार्ज को शो कर रहा है, और F इज़ द 96500 कॉन्स्टेंट। लास्ट में एलॉय फॉर्मेशन है। एलॉय हम कहते हैं मिक्सचर ऑफ मेटल्स जो होते हैं फिजिकली मिक्सड हुए होते हैं,
और या फिर नॉन मेटल मेटल के साथ मिक्सड हुए होते हैं तो उसे हम कहते हैं एलॉय। 7000 से अबव एलॉयज़ जो है वो डिस्कवर हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब ये जो एलॉय होते हैं वो प्योर मेटल से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और हार्ड होते हैं। इनकी जो 9th क्लास की बुक में एक 7.5 टेबल बनी हुई है, चैप्टर 7 की 5th टेबल वो जो बनी हुई है वो याद कर लिया। वहाँ पर एलॉय और उनके यूजेस और उनकी कंपोजिशन दी हुई है। सारे तो याद नहीं करने हैं, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज वगैरह ये रिपीटेड होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ भी आ सकते हैं, इसलिए आप उनमें से देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच। यहाँ पर चैप्टर कंप्लीट होता है और मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।